नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एसके स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज का जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है वो सभी आगामी परीक्षा एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ अदर सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। बिल्कुल इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन एक है, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में अगले संख्या क्या आएगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार श्रृंखला श्रेणी है, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछेगा श्रृंखला श्रेणी में, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें चेक करना पड़ेगा या वर्ग है या स्क्वायर, क्यूब, घन, ये सब चेक करना पड़ेगा, या सम संख्या, विषम संख्या, ये सब चेक करना पड़ता है। अगर ये सब लॉजिक नहीं इसमें है तो डायरेक्ट इसमें जो है अंतर निकालना पड़ेगा। तो 7 से कितना आया 8, तो प्लस कितना हुआ 1। ठीक, फिर 8 से कितना आया 16, तो प्लस कितना हुआ इसमें 8 प्लस हुआ। ठीक है, 8 से 8 आया तो प्लस 8 हुआ। फिर उसी प्रकार अगर 16 से 43 हमको लाना है तो कितना प्लस करेंगे, तो इसमें 27। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 43 से 107 आया तो कितना प्लस हुआ, तो 64 प्लस हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 107 से प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लॉजिक देखिए क्या हो रहा है। ये 1 है, 8 है, 27 है, 64 है ये सब क्या है, तो ये सब क्यूब है। ठीक, तो ये सब क्यूब है, 1 का क्यूब हो गया। फिर ये क्या है 8 किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब हो गया। फिर 27 3 का क्यूब हो गया। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए थोड़ा। और ये 64 जो है ये 4 का क्यूब हो गया। ठीक, तो ये 4 का क्यूब, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब हो गया, 1 प्लस हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो आगे क्या होगा प्लस 1 होगा, तो 5 का क्यूब होगा। और 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 107 में 125 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 232 आ जाएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पे 232 और ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला संख्या का संबंध दूसरे संख्या से उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 37 से कितना 13 69, उसी प्रकार 57 से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर 37 से 1369 आया जिस प्रकार, उसी प्रकार 57 से क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो 37 को हम क्या करेंगे, जो 1369 प्राप्त होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका हम क्या करेंगे 37 का, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369। ठीक है, तो उसी प्रकार 57 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो 57 का स्क्वायर आप लोग नहीं जानते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो 57 और गुना 57, 2 बार है स्क्वायर तो 2 बार गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 57 का स्क्वायर कितना आएगा 3249 आएगा। ठीक है, तो 3249 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे सब क्वेश्चन के लिए अगर आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उस व्यन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, अक्षर है, वाक्य है, शब्द है। ठीक है, इसमें जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी, जीडी और आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन सभी में पूछा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको अगर ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपना माइंड लगाइए, नहीं दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। अक्षर है, फिर क्या है वाक्य है, फिर शब्द है। ठीक है, तो अक्षर, तो अक्षर अलग होगा, कुछ इस प्रकार डायग्राम हो गया। अब हमको इसमें देखना है वाक, तो वाक जो है अक्षर के अंदर आता है या अक्षर के बाहर आता है, या वाक के अंदर ही अक्षर आता है। तो आप लोग जानते होंगे वर्णमाला में पहले अक्षर होता है, उसके बाद शब्द बनता है, फिर वाक्य बनता है। ठीक है,
तो ये हो गया वाक्य, कुछ इस प्रकार डायग्राम हो गया वाक्य का, जो वाक्य के अंदर ही अक्षर भी आ रहा है और वाक्य के अंदर शब्द भी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए शब्द का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, क्योंकि इसको वाक्य के अंदर ही शब्द होता है। ठीक है, पहले अक्षर होता है, उसके बाद शब्द होता है, तब मिल के वाक्य बनता है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार डायग्राम होगा। ठीक है, तो आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे, पहले अक्षर उसके बाद शब्द फिर वाक्य। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करें। ठीक, तो ये असंगत युग्म कुछ इस प्रकार ऑप्शन है। इसमें आपको देखिए असंगत पूछे या विषम पूछे, तो इस सब में जो है आपको मतलब 3 ऑप्शन सही मिलेगा और एक ऑप्शन ऐसा है जो वो गलत मिलेगा, तो वही आपका वो संगत होगा। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। देखिए CAT कैट है, तो इसका नंबर दिया अल्फ़ाबेटिक है, इधर अल्फ़ाबेटिक उधर नंबर है। ठीक है, तो देखिए C जो है कितने नंबर पे आ रहा है, तो C 3 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। फिर A कितने नंबर पे आ रहा है, तो A 1 नंबर पे आ रहा है। फिर T कितने नंबर पे आ रहा है, तो T जो है 20 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर जो है अल्फ़ाबेटिक नंबर है, उधर अंक में दिया हुआ है, तो कौन संख्या कितने नंबर पे आ रहा है वो आपको बताना है। तो D 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ 4 है। फिर O जो है 15 नंबर पे आ रहा है, G 7 नंबर पे आ रहा है। ठीक, तो देखिए ये दोनों जो है A और B सेम है। चलिए तीसरा देखिए F जो है 6 नंबर पे आ रहा है, O जो है 15 नंबर पे और X 24 नंबर पे। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों सही है। तो अगर 3 सही है तो ऑटोमेटिक है कि चौथा गलत होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। C 3 नंबर पे, वो 15 नंबर पे, और W जो है ये 23 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 लिखा है, तो यही गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसी कोड को प्रोटेक्ट को QSPYFDU कहा गया, तो उसी तरह एलिफेंट को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट को QSPYFDU कहा जाता है, तो एलिफेंट को किस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन है, इसमें देखना पड़ेगा प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो P से Q आया, ठीक, तो +1 हो रहा है। ठीक है, तो P से Q आया तो +1 हो रहा है। फिर R से S आया तो +1 हो रहा है। फिर O से P आया तो +1 हो रहा है। और T से Y आया, ठीक है, तो T से Y आया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक है, तो T से Y आया तो +5। ठीक, तो यहाँ पे जो है 3 संख्या बीच वाला संख्या जो है प्लस करना है 5, और सभी में क्या है +1 है। C से D आया +1, T से फिर U आया +1। तो कुछ इस प्रकार है। तो एलिफेंट में भी सेम लॉजिक लगेगा। तो एलिफेंट में सेम लॉजिक लगेगा। अगर E में +1 करते हैं तो F आ रहा है, और L में +1 करते हैं तो M आ रहा है। E में +1 करते हैं तो F आ रहा है। P में क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। तो P में +5 करेंगे तो U आएगा। फिर उसी प्रकार H में +1 करेंगे तो I आएगा, और A में +1 करेंगे तो B आएगा। फिर N में +1 करेंगे O। तो देखिए कुछ इस प्रकार आंसर हो गया FMFUIBU। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, अगर बीच वाला संख्या चेक नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही आप लोग ऑप्शन ए लगा दीजिएगा और पता चलेगा बाद में गलत हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग सही जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा, और ये प्रतिस्थापित कौन ऐसी संख्या है जो मतलब अल्फ़ाबेटिक इसमें भी है, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा।
यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक स्थान है, फिर भी है, एम है, तो टी और एफ के मिलकर क्या बने, जो प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। ठीक है, तो ई एच में क्या ऐसे करें जो एम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, उसी प्रकार भी फिर यू। तो देखिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो ई कितने नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे, और एच कितने नंबर पे, तो 8 नंबर पे। ठीक है, एम यहाँ पे देखिए, एम कितने नंबर पे आ रहा है, 13। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, ये दोनों संख्या को प्लस करके जो बराबर आ रहा है वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार डी 4 नंबर पे आ रहा है, आर 18 नंबर पे, दोनों को प्लस कर दिए तो कितना आ रहा है, तो 22 आ रहा है। 22 कौन सा स्थान पे आता है, तो भी जो है 22 नंबर पे आता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार टी 20 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ एफ जो है 6 नंबर पे आ रहा है, तो 20 और 6 कितना होता है, 26। तो यहाँ पे 26 नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, तो जेड आएगा। ठीक है, 26 नंबर पे क्या आएगा, तो जेड आएगा अल्फ़ाबेटिक में। तो आपका प्रश्नवाचक स्थान पे जेड ही आएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो है दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सा घन बन सकता है। ठीक है, तो ये जो पासा का क्वेश्चन है, ऐसे सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये एसएससी जीडी आरपीएफ किसी भी अदर एग्ज़ाम है सभी में इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, एम का एम का जो है विपरीत कौन है, पी है, और एन का विपरीत कौन है, ओ है, आर का विपरीत क्यू है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो एम का अपोजिट पी, और आर का अपोजिट क्या है, क्यू, एन का अपोजिट क्या है, ओ है। ठीक है, तो अब ऑप्शन में हमको देखना है, ये जो एक दूसरे का अपोजिट संख्या है, तो ये नहीं, इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या देखना है, तो देखिए यहाँ पे पी है, फिर पी क्यू है आर है। ठीक है, तो क्यू है आर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, क्यू का अपोजिट क्या होता है, आर, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है, पी क्यू है नहीं है, एन क्यू है नहीं है, तो यहाँ पे देखिए एम पी है, एम का अपोजिट पी है, तो ये नहीं होगा। डी नंबर देखिए, क्यू का अपोजिट क्या है, आर है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, दिए गए संयोजन की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसका आपको चयन करना है कि दर्पण यानी आईना जो होता है उसमें कुछ इस प्रकार मिरर बना हुआ है, तो इसका अपोजिट किस तरह दिखाई देगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए नंबर तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, क्योंकि ए अगर इसको उल्टा के देखेगा तो इसमें जो है, पहले इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन सभी में जो है एस, इसमें कुछ कॉमन अलग जो है उसको पहले हटाइए, तो एस इसमें दिख रहा है, एस उसमें नहीं है, और यहाँ पे ए भी उल्टा है, तो ए और बी दोनों गलत है, बचा क्या, सी और डी, तो इसमें भी कॉमन देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए छोटी एफ दिया हुआ है, छोटी एफ है, और ओ भी छोटी है, ओ छोटी है, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ओ यहाँ पे बड़ी है, तो अपोजिट में बड़ी ही दिखाई देगा, छोटी थोड़ी दिखाई देगा, भले वो अपोजिट दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा करते मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को कौन संख्या विकल्प पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे एक टोटल संख्या देखना है, जितना भी डॉट है सभी को काउंटिंग करना है। तो कितना डॉट है, देखिए यहाँ पे कितना है डॉट, तो सभी को आप काउंटिंग कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना डॉट है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 3 3 6 और 3 9 3 12 है। ठीक है, तो 12 है तो यहाँ पे फैक्टर क्या बनेगा, 3 3 का फैक्टर बनेगा। ठीक, तो देखिए n से पहले क्या है, m है। ठीक, तो n से पहले यहाँ पे क्या आएगा, m आएगा। ठीक, तो उसी प्रकार तो यहाँ पे देखिए n से बाद क्या आएगा, m है। यहाँ n के बाद क्या है, w है। तो n के बाद क्या होगा, w होगा। यहाँ पर भी n है तो यहाँ पे फैक्टर क्या बना, m n w। ठीक, 3 3 का फैक्टर बना m n w। ठीक, तो यहाँ 3 3 का फैक्टर बना तो 12 हो गया, 4 तिया 12। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया, m हो गया, w हो गया, फिर w हो गया, फिर n हो गया। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखिए ये किस ऑप्शन में है, m n। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। मेरे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ए का अर्थ माइनस तथा बी का अर्थ भाग। ठीक, तो सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ प्लस हो तो समीकरण का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समीकरण वाला क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा सभी एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल सभी में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे सवाल मिलता है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है क्या अर्थ पूछ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ए का अर्थ क्या है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस दिए। फिर बी का अर्थ क्या है, भाग है, तो बी के स्थान पे भाग का चिन्ह दीजिए। फिर क्या है, 16 है। और सी का अर्थ क्या होता है, तो गुना होता है, तो सी के जगह पे गुना का चिन्ह होगा। फिर डी का क्या अर्थ होता है, प्लस, तो डी के जगह पे प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस दिए। फिर क्या है, 21। ठीक, अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन इसका कीजिए। तो इसमें पहले क्या होगा, का भागा गुना जोड़ घटावा, पहले भागा होगा, तो ये 16 पंचे 80 हो गया। और फिर यहाँ पे 90 प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ पे 21 है तो 21 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए गुना, अब इसको तो ये कितना होगा, 9 पचे 45, 450 हो गया, और इधर 21 हो गया। तो यहाँ पे देखिए माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8 और 21 कितना हो गया, तो 29, और 29 में 250 को माइनस कीजिएगा तो 442। ठीक है, तो 442 और 21 कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए तो 200, ये 421 हो गया, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो 421 प्लस नहीं होना चाहिए, प्लस कैसे हो जाएगा भाई, प्लस यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस ही होगा। आप लोग प्लस कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए आपको बताएं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्ट ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, आगामी परीक्षा एसएससी डीडी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे सभी के लिए। तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो डी से हो गया धीरज, और ये पुरुष है इसीलिए प्लस का साइन, और एस से ये हो गया संतोष, इसका पुत्र हो गया तो एक पीढ़ी ऊपर गया मैं। ठीक है, तो मैं संतोष जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो एम से हो गया माँ, इसकी इकलौती पुत्री, तो इसके एक पीढ़ी जो है नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्या पूछा, इकलौती पुत्री है, तो मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, तो माँ और धीरज से क्या संबंध है, ये हो गया डी से धीरज हो गया, और इससे एक पीढ़ी ऊपर 2 पीढ़ी ऊपर है, तो ये माँ और धीरज से क्या संबंध है, तो इसकी माँ का जो है पुत्र इकलौता पुत्र था संतोष, तो ये हो गया इसका नानी। ठीक है, तो धीरज की नानी कौन हो गया, एम हो गया।
तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी पुरुष है। सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, कुछ पुरुष विद्यार्थी है। ठीक है, तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको डायग्राम बना के आप लोग को समझाएंगे। चलिए यहाँ पे कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है। ठीक है, तो बी से विद्यार्थी हो गया, यहाँ कुछ विद्यार्थी क्या है, खिलाड़ी है। तो के दिए देखिए, तो कुछ विद्यार्थी यहाँ खिलाड़ी है। ठीक, तो उसके बाद सभी खिलाड़ी पुरुष है। तो खिलाड़ी जितना भी है क्या है, सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष है। तो आप भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष क्या है, सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, सभी पुरुष खिलाड़ी है। तो यहाँ पे जो है पुरुष जितना भी है सब खिलाड़ी के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है गलत है। ठीक है, यानी निष्कर्ष एक गलत है। सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं है, कुछ विद्यार्थी भी है। ठीक, तो यहाँ दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ पुरुष विद्यार्थी है। ठीक, तो कुछ पुरुष जो है विद्यार्थी है। तो यहाँ पे दिख रहा है पुरुष का कुछ हिस्सा विद्यार्थी में है। तो निष्कर्ष 2 जो है सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर देखिए। ये क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक कुट भाषा में रेलवे को HYQNCYA कूट किया गया है, तो स्टेशन का कूट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि रेलवे का जिस प्रकार HYA जो लिखा हुआ है, तो इसमें कोड देखना है क्या होगा, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो आपको पहले जो है ए से जेड तक आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस नंबर पे आती है, तभी कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल जो है आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये जो है रेलवे, ठीक, आर जो है, आर से क्या आया, एच आया। ठीक है, तो आर से एच आया, यहाँ पे -10 हो रहा है। और ए से वाई आया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ए से वाई, तो यहाँ पे -2। ठीक है, तो आई से क्यू, यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस हुआ, +8 हुआ। तो यहाँ पे कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखिए अब दूसरा लॉजिक देखिए। तो आर से देखिए, आर में अगर 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, एच आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे टोटल संख्या देखिए कितना, ए में, यहाँ पे इसका अपोजिट क्या है, बी है। ठीक है, तो बी का पे बी से वाई आया। ठीक, तो एक दूसरे का ये लगता है अपोजिट है, यानी ये एक प्लस करके फिर इसका अपोजिट। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या है, एक प्लस हुआ फिर इसका अपोजिट हुआ। ठीक है, तो एल में एक प्लस किए तो एम आया, और एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। ठीक, यही लॉजिक है। फिर ए में क्या हुआ, ये डब्लू में एक प्लस हुआ तो एक्स आया, और एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी होता है। फिर ए में जो है, ए में एक प्लस हुआ तो बी आया, और बी का अपोजिट क्या होता है, तो भी होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार वाई में एक प्लस हुआ तो जेड, और जेड का अपोजिट ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, यानी इसमें जो संख्या है उसमें +1 करके उसका अपोजिट लिखा हुआ है। ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टेशन का प्लस एस में +1 करेंगे तो क्या आएगा, जी आएगा। ठीक, तो जी में फिर टी में +1 करेंगे तो क्या आएगा, तो टी के बाद क्या होता है, चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखते हैं। चलिए एस में +1 करेंगे तो एस के बाद क्या होता है, टी होता है, और टी का अपोजिट जी होता है। सॉरी, ठीक है, तो यू, टी के बाद क्या होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, और ए में +1 करेंगे तो बी आएगा, और बी का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। ठीक, तो उसी प्रकार टी में +1 करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा। ठीक, तो यू का अपोजिट क्या होता है,
तो एफ होता है। उसी प्रकार ओ जो है आई है, तो आई में प्लस 1 करेंगे तो जे, और जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन तो कट गया, बी सी भी कट गया, सी नहीं डी भी कट गया। तो अब ऐसे ही आप लगा सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, या आप चेक करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नियंत्रण 30 वर्षों में महीने के 31 तारीख कितने बार आएगी। ठीक है, नियंत्रण यानी लगातार जो वर्ष है 300 वर्षों में महीने के 31 तारीख कितने बार आएगी। तो ये क्वेश्चन जो है कैलेंडर का क्वेश्चन है, और कैलेंडर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नियंत्रण पूछा है, नियंत्रण मीन्स क्या होता है, लगातार। अगर लगातार 300 वर्ष में 31 तारीख कितने बार आएगी तो आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताना है, तो वर्ष में देखिए यहाँ पे जो है, ये जो है 300 वर्ष पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, 7, एक सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन का सप्ताह होता है। 300 में 7 से गुना कर देंगे, 7 या 21 हो गया। तो 21 यहाँ पे हो गया, तो 21 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो 2100 बार जो है 31 आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एन एम आर है, एस एस जेड है, एक्स वाई एच है, सी ई पी है। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको लॉजिक क्या लगेगा, तो इसमें भी अल्फ़ाबेटिक का देखना पड़ेगा, क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग वाला जिस प्रकार क्वेश्चन बनाते हैं सेम उसी प्रकार ये भी बनेगा। देखिए एन से एस आया, कितना प्लस हुआ, 5 हुआ। ठीक, फिर एस से क्या आया, जेड आया। तो एस से जेड आया, तो इसमें कितना प्लस हुआ, तो इसमें देखिए कितना प्लस हुआ, 5 हुआ। ठीक, तो फिर जेड से सी आया, वाई से सी आया। ठीक, तो एस से एक्स आया और एक्स से सी आया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, +5 ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे +5 सीरीज चल रहा है श्रृंखला, तो यहाँ पर भी सी से +5 आया तो एच आएगा। ठीक है, तो एच देखिए ए में भी नहीं है, डी बी में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। ठीक, उसी प्रकार एम से एस आया, +6 हुआ, फिर एस से वाई आया, +6 हुआ, वाई से फिर ई आया, +6 हुआ, फिर ई से +6 होगा तो क्या आएगा, तो ई से +6 हुआ, तो ई से +6 हम करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए बी में तो नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है आगे। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि एलोंग घड़ी में 1:30 का समय है, तो बताओ कि सही समय क्या है। ठीक है, यानी एक दर्पण यानी आईना जो होता है उसमें दिखाई दे रहा है कि 1:30 समय हो रहा है, तो उसमें सही समय आप बताइए कि क्या हो रहा है। क्योंकि दर्पण जो है उसमें सब उल्टा दिखाई देता है ना, तो टोटल मतलब कितना होता है, तो 11:60 होता है, तो 11:60 में 1:30 को माइनस कर दीजिए, जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 10:30 हुआ, तो 10:30 जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आपको जो है, आपको पता ही है 11 से 60 जाता है, 59-60, उससे ज़्यादा नहीं, तो माइनस कर दीजिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिए गए आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी विकल्प आकृति आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बॉक्स में देखिए 3 का एरो दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड में 2 एरो दिया, फिर 2 हैच दिया है, फिर थर्ड में क्या किया, 1 एरो दिया, फिर 2 हैच 2 प्लस कर दिया। ठीक, तो थर्ड में क्या होगा। ठीक, तो वही तो आपको बताना है, तीसरे नंबर में क्या होगा। यहाँ पे 2 है प्रश्न तीर का निशान, यहाँ पे फिर 1 है, घटते क्रम में गया, तो यहाँ पे हैच 2 बढ़ा,
फिर यहाँ पे एक तीर का निशान आया, ये 2 गो बढ़ा, फिर आगे क्या बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैच तो बढ़ेगा ही, फिर प्लस होगा हैच और प्लस, फिर आगे क्या होगा, तो इसमें भाग ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिए गए कागज को रेखा अनुसार मोड़कर खोलने पर कैसा आकृति देखेगा, ठीक है, दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो कागज है कुछ पतंग ऐसा बना हुआ है, इसको अगर इस तरीके से मोड़ा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार होता है, डॉट डॉट दिया हुआ कुछ इस प्रकार यहाँ पे कागज बनेगा, ठीक। तो डायग्राम मेरा किस प्रकार बनेगा, तो यहाँ से अगर पूरा इसको मोड़ते हैं, धीरे धीरे मोड़ते हैं यहाँ पे, तो आधा तो यहाँ से यहाँ तक मुड़ा जाता है कागज़। तो यहाँ पे जितना भी छोटा छोटा ये गोला है तो सभी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दिए गए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगी। 53 है, 21 है, 90 है, 37 है, 46 है, 68 है, 20 है, 88 है, ठीक है। तो इसमें आरोही क्रम पूछा गया है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, लगातार संख्या, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो 53 से 21 आया, ठीक। तो यहाँ पे बताना है कि तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो तीसरी संख्या क्या है, पहले 20 है, फिर 21 है, उसके बाद क्या है 31 37 है, और फिर इसको 46, फिर 46 के बाद कौन सी संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे 46 के बाद तीसरी संख्या पूछा है ना, दूसरी के बाद तीसरी संख्या आरोही क्रम में लिखने पर पूछा गया है, तो तीसरी संख्या के बाद तो चौथी संख्या है 46 है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। तो ये आरोही क्रम में पूछा है, इसीलिए आरोही क्रम में लिखें छोटी से बड़ी संख्या। चलिए नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें त्रिभुज का संख्या, तो त्रिभुज का संख्या निकालने हम शॉर्ट ट्रिक बताएं, और अगर नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाइए और देखिए पूरा प्रोसेस बताएं, ठीक है। तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार, इसमें 3 त्रिभुज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 इसमें हो गया, ठीक है, और 3 इसमें भी होगा, इससे ऊपर वाले संख्या में भी 3 हो गया, ये भी 3, और कुछ ऊपर वाले भी संख्या में 3। तो ये भी 3 त्रिभुज है। 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। तो 3 3 6 और 3 9, 9 हो गया, और 9 इधर हो गया, 3 12, और इधर भी हो गया 3, तो 15 हो गया, ठीक है। तो 12 3 15 टोटल हुआ, तो टोटल त्रिभुज कितना हो गया 15, ठीक। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।